जी हाँ दोस्तों, आखिर एक बहादुर धाकड़ जज ने ऐसा क्या कर दिया जिसके बुनियाद पर पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का खेमा सख्ते में है और हिला हुआ है। आखिर वो कौन सा एक्शन है जिस एक्शन के डर से इस वक्त सत्ता पक्ष सख्ते में है। विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, अगले चंद मिनट मेरे साथ में ज़रूर रहे क्योंकि ये खबर बेहद महत्वपूर्ण होने के साथ साथ बेहद संवेदनशील भी है। दोस्तों दरअसल एक बहादुर और निडर बेबाक जज ने अपने 100 पन्नों की रिपोर्ट के ज़रिए वो कर दिया जिसे मोदी शाह बीजेपी छुपाते या फिर उस पर बात करने वालों को आतंकी मुस्लिम परस्त बताते आ रहे थे। और असल में दोस्तों दुनिया में भारत का डंका अब बजा है जिसे एक जस्टिस ने बजाया है। जस्टिस मुरलीधर ने वो कर दिया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। अभी तक आप भक्तों, फर्जी राष्ट्रवाद का डंका पीटने वालों का ढकोसला और इन ढकोसलेबाजों को सुनते हुए आए होंगे कि 2014 के बाद विदेश में साहब ने भारत का डंका बजाया, जो कि एक ऐसा फ्रेब, भ्रामकता वाली स्क्रिप्ट और सच के खिलाफ सफ़ेद झूठ वाला नैरेटिव है। क्योंकि डंका तो जितना पहले के प्रधानमंत्रियों ने बजाया था, आयरन लेडी इंदिरा गांधी ने तो अमेरिका की फौज को सामने रखने और देखने के बावजूद पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर डाले थे, बांग्लादेश बना करके। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन को सबक सिखाया था। मगर साहब यहाँ तो स्थितियाँ एक अलग सी हैं। ख़ास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के वक्त से लेकर के अब तक राहुल गांधी के शब्दों में क्या क्या आपने नहीं सुना होगा, अरेंडर सरेंडर न जाने क्या। मगर दोस्तों बात होगी और नैरेटिव फैलाया जाएगा, दरबारी मीडिया में अंधभक्तों को भ्रमित करके करवाया जाएगा कि साहब पूरी दुनिया में भारत ने डंका पीट दिया। मगर दोस्तों खबर ये नहीं है। इन 12 वर्षों में पहली बार एक निडर बहादुर जस्टिस ने उस विलन को और उसके खिलाफ, दुनिया के सबसे बड़े साहब के खिलाफ छाती ठोक कर जो कदम उठाया, इसे कहते हैं भारत का विदेश में डंका पीटना। जाहिर है मेरी ये बात भक्तों, दरबारियों को शायद चुभेगी। खैर ये उनका हेडेक है। दोस्तों जल्दी से आपको याद दिलाऊं कि ये वही जस्टिस मुरलीधर हैं जिन्होंने अब ये कारनामा किया है, जिन्होंने दिल्ली दंगे में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के खासम खास शख्स के खिलाफ पुलिस को एक्शन लेने के लिए कहा था। मगर आधी रात में दिल्ली हाई कोर्ट के इस जाबाज जस्टिस मुरलीधर का ट्रांसफ़र करा दिया गया था। मगर फिर भी जस्टिस मुरलीधर रुके नहीं थे, आवाज़ उठाते रहे। अब दोस्तों आप भूले नहीं हैं कि जब इजराइल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे उसके बाद कितना विवाद हुआ था। वो भी ईरान पर अटैक से 2 दिन पहले वहां जाकर उन्होंने उन्हीं कब्जाधारियों को फादरलैंड बताया था कांग्रेस के शब्दों में। और फिर उन कब्जाधारियों ने, और मैं ये नहीं कह रहा, भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है इजराइल को कब्जाधारी कहने की। अटल बिहारी वाजपेयी का बाकायदा इस पर स्पीच, भाषण है कि अरबों की ज़मीन को इन इजराइल के लोगों ने जबरन कब्जाया है, जब तक उसे छोड़ते नहीं हैं हम उनके साथ उस हिसाब से खड़े नहीं होंगे। ये नीति रही अटल बिहारी वाजपेयी तक की। अब दोस्तों प्रधानमंत्री वहां पर गए तो इजराइल को फादरलैंड बताने लगे। अब दोस्तों जस्टिस मुरलीधर ने 100 पन्नों की एक रिपोर्ट में जुल्म के ऐसे खुलासे किए जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। जैसे जस्टिस मुरलीधर ने खुलासा किया कार्रवाई की सिफारिश की बड़े वाले साहब के खिलाफ, वैसे ही भाजपाई और संघीय अंधभक्त भी अपने भवे तान के परेशान हो गए, क्योंकि ये भी तो उनके जुल्म में एक तरीके से साझेदार बताए जा रहे हैं। क्योंकि ये तो कहकर आए थे कि इजराइल के हर कदम में हम छाती ठोक कर के साथ खड़े हैं, फिर तो इस हिसाब से जुर्म में भागीदारी हुई। अब दोस्तों उसी फादरलैंड के जुल्म के खिलाफ यूनाइटेड नेशन ने भारत के निडर धाकड़ जस्टिस को बुलाकर जांच करने वाली टीम का मुखिया बनाया, जिसमें जस्टिस मुरलीधर ने ऐसे ऐसे खुलासे किए जिसने लोगों के मुंह, कलेजे को मुंह खुला दिया, इंसानियत में यकीन रखने वाले सेकुलर और अमन पसंद लोगों का। मगर दरबारी मीडिया ने यह खबर पूरी तरह दबा दी। इसीलिए दोस्तों ज़रूरी है इस खबर को आप तक पहुंचाने के लिए लाना। दोस्तों चाहते ना चाहते हुए एक दरबारी मीडिया ने लिखा कि देखिए क्या उसने हेडलाइन बनाई। उसने लिखा, कौन है भारत के जस्टिस श्रीनिवासन मुरलीधर, सबसे बड़े साहब का पर्दाफाश कर दिया, दुनिया भर में चर्चा। मगर दोस्तों विश्व के बड़े मीडिया हाउस ने जो लिखा है वो मोदी सरकार के लिए बड़ा डेंट ही नहीं, झटका है। देखिए अंग्रेजी अखबार लिखता है हेडलाइन के साथ में, क्या हेडलाइन दी,
India should know if we don't act on evidence against Israel, we can't redeem ourselves. मतलब भारत को पता होना चाहिए, अगर हम इजराइल के खिलाफ सबूतों पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम खुद को बचा नहीं सकते। यह हेडलाइन है उसकी। अब दोस्तों, इस अखबार ने जो लिखा है वो भी अधूरा है, क्योंकि नाले से गैस बनाने वाले, मौसम खराब होने के कारण, बादल होने के कारण रडार काम ना करने का ज्ञान देने वाले तो अपनी चुनावी राजनीति में उलझे रहते हैं। विभाजनकारी राजनीति के लिए फिलिस्तीन में नरसंहार को भी सही ठहराते आ रहे, तभी तो फिलिस्तीन का सपोर्ट करने वालों को ये नमाजवादी बताते नहीं थकते। अब दोस्तों, उस अंग्रेजी अखबार ने आगे क्या लिखा है डिटेल में लिखता है कि पिछले हफ्ते उड़ीसा हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस एस मुरलीधर की अगुवाई में कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाके पर यूएन के इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें इजराइल पर फिलिस्तीन में अपने मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान जानबूझकर बच्चों को निशाना बनाने का आरोप। रिपोर्ट में 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बीच कम से कम 20,179 फिलिस्तीनी बच्चों की मौत, 44,143 के घायल होने का रिकॉर्ड, सभी स्कूलों का 97% 97% और 38 में से 22 यूनिवर्सिटी ध्वस्त कर दी गई। बच्चों और नवजात शिशुओं के इलाज की जगह पर बमबारी हुई। 7 अक्टूबर 2023 के हमले के 2 दिन बाद नेसेट के डिप्टी स्पीकर निसिम वटूरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि गाजा को मिटा दो, वहां एक भी बच्चा मत छोड़ो, बाकी सभी को निकाल दो ताकि वह फिर से जिंदा ना हो सके। दोस्तों, भले ही देश का दरबारी मीडिया इस खबर को दबा चुका है और जिन्होंने छापी है वो भी बस ऐसे लमसम के हिसाब से, मगर हाँ, जब अंग्रेजी अखबारों के अलावा मैंने हिंदी अखबारों को खंगालना शुरू किया तो एक अखबार देखा मुझे, उसने थोड़ा लिखा है। देखिए, गाजा में 20,000 से अधिक बच्चों की मौत के पीछे का खौफनाक सच, रिटायर्ड जस्टिस एस मुरलीधर का बड़ा खुलासा। यूएन स्वतंत्र जांच आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एस मुरलीधर ने 94 पन्नों की रिपोर्ट सौंपने के बाद खोले राज। जस्टिस मुरलीधर ने खुलासा किया, 7 अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2025 के बीच इजराइल के हमलों में 20,179 बच्चों की मौत हुई, 44,000 से ज्यादा घायल हुए, मलबे के नीचे बेशुमार दबे हैं, अभी तक उसका कोई हिसाब नहीं। गाजा में 10 दिन के नवजात शिशुओं तक को निशाना बनाया गया। मासूमों पर क्वाडकॉप्टर यानी कि ड्रोन के जरिए 10 दिन के दूध पीते नवजात शिशु पर गोलियां चलाई। इतना छोटा बच्चा इजराइल सरकार के लिए कैसे खतरा हो सकता है। 97% स्कूल नष्ट किए गए। अकेले इस साल 150 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई। दोस्तों, जस्टिस मुरलीधर ने जो खुलासे किए उसमें स्थिति बेहद खौफनाक है। मिस्र जाने के लिए रफा बॉर्डर पार न कर पाने के कारण बच्चों की मौतें हुई। वेस्ट बैंक में चिकित्सा सुविधाएं बेहतर हैं, फिर भी इजराइल ने गाजा से बच्चों को वहां ले जाने की इजाजत नहीं दी। दोस्तों, इजरायली नागरिकों ने जबरन फिलिस्तीनी जमीन पर कब्जा कर लिया। इंटरव्यू में कहते हैं जस्टिस मुरलीधर वहां बस गए, कई तरह के अत्याचार किए। इजरायली सेना ने इसे बढ़ावा दिया। ये गैर सरकारी तत्व हैं। हमास के समर्थन से विभिन्न फिलिस्तीनी गुटों ने भी हिंसा की घटनाओं को अंजाम दिया। इजराइल के साथ कथित मिलीभगत के आरोप से सरेआम हत्याएं करने जैसी वारदातों को अंजाम दिया गया। हमने इस महीने की 15 तारीख को इस संबंध में एक रिपोर्ट पेश, जैसे मुरलीधर कहते हैं, इजराइल में अलग अलग देशों के लोग 200 सेना में वहां सेवा देते हैं। 12,000 अमेरिकी हैं, यूरोपीय संघ देशों के 6,000 हैं, 5,000 रूसी हैं। वो कहते हैं कि हमने इस बात की पूरी जानकारी दी है कि किन बटालियन ने बच्चों को निशाना बनाया और इसमें कौन से कर्मी शामिल थे। अगर ऐसे अपराध का कोई आरोप सैनिक भारत आता है, कोई भी आरोपी, तो जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन करने के आरोप में उसे गिरफ्तार किया जाए। जस्टिस मुरलीधर कहते हैं, किससे कहते हैं? उस रिपोर्ट में कहते हैं मोदी सरकार के लिए कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र का हवाला देकर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है। अब केवल अत्याचारों की निंदा करने के, राजनीतिक बयान देने की नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है। ये सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के लिए इस दिशा में बड़ा दांव बनाने का समय है। दरअसल दोस्तों, फिलिस्तीन क्षेत्र में हो रही हिंसा की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि UNHRC के हिस्से के रूप में एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। और इस आयोग की स्थापना अलग अलग घटनाओं को देखने के लिए नहीं, बल्कि उनके मूल कारणों का पता लगाने के लिए की गई थी। इसका काम गाजा, वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम की स्थिति का आकलन और इस पूरी कमेटी की जिम्मेदारी का मुखिया, जो टीम थी उसका मुखिया भारत के जस्टिस मुरलीधर को बनाया गया था। क्या अब मौजूदा वक्त में भारत में सत्ताधारी
लोग जस्टिस मुरलीधर की इस रिपोर्ट के बाद में सच को स्वीकार करेंगे? देखना महत्वपूर्ण होगा। आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।